जय हिंद दोस्तों। मैं आपको पहले ही ये कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपको किसी भी परीक्षा में सफल होना है तो उसके लिए जो मॉक टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मई 2021 के पूरे करंट अफेयर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे ही चुका हूँ। तो दिन में 12 बजे जो आपके मई के सर्वश्रेष्ठ करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनका एक लाइव टेस्ट मेरे द्वारा लिया जाएगा दिन में 12 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद में अपना गोल चूज करना है एसएससी एग्जाम, और जो यहाँ पर पिन कमेंट में लिंक दी गई है उसके ऊपर क्लिक करके आप अनलॉक कोड यूज करेंगे KV10 और फिर आप उस क्लास में एनरोल कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस क्लास में मेरे साथ में जुड़िएगा। यहाँ पर आपको लाइव पोल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और क्लास के बाद में आपको अपनी रैंक भी पता चलती है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कल के रिवीजन के साथ में वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था कि WHO के द्वारा जो कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट है इसको क्या नाम दिया गया। तो इसका नाम दिया गया था डेल्टा और कप्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि SK द्विवेदी किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। तो ये आपके पश्चिम बंगाल के बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में किस देश में H10N3 स्ट्रेन का जो पहला मामला है ये खोजा गया। तो ये खोजा गया है अभी चीन देश में, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो जो हमारा CBDT है उसके अंतरिम अध्यक्ष बने हैं JB मोहपात्रा, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत के किस राज्य में भगवान बुद्ध की जो दुनिया की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा है इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये स्थापित होगी बिहार के बोधगया में, सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में असम राइफल के नए महानिदेशक का जो पदभार है वो किसने ग्रहण किया है। तो ये यहाँ पर ग्रहण किया है P चंद्रन नायर ने, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में संजीत कुमार ने कौन सा पदक जीता। तो यहाँ पर इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2021 में कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर होगा। तो ये आयोजित किया जाएगा ब्राजील में। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किस यूरोपीय देश के द्वारा विवादित इस्लाम मैप जारी किया गया। तो ये जारी किया है ऑस्ट्रिया ने। अगला प्रश्न था कि विष्णु कुमार शर्मा किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ये बने हैं दक्षिण सूडान में। अगला प्रश्न था कि किस राज्य ने आपदा महामारी प्रबंधन को स्कूली व कॉलेज पाठ्यक्रम में शामिल किया। तो ये शामिल किया है उड़ीसा की सरकार ने, तो सी हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए आज के प्रश्नों के साथ में हम लोग करते हैं शुरुआत। तो पहला प्रश्न है कि ICC के द्वारा जो आपके वर्ष 2027 और 2031 में पुरुषों का विश्व कप होगा इसमें ये लोग कितनी टीमों को शामिल करेंगे। तो इन्होंने अभी घोषणा की है कि हम टोटल 14 टीमों को शामिल करेंगे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए इससे पहले आपका जो 2015 और 2019 में विश्व कप हुआ था उसमें केवल 10-10 टीमें शामिल हुई थी। तो अब ICC ने ये कहा है कि 2023 वाला तो भारत में हो जाने दीजिए, उसके बाद में 27 और 31 में जो आपके पुरुषों वाले विश्व कप होंगे इसमें टोटल आपकी खेलेंगी 14 टीमें। कितनी? 10 की बजाय 14 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसके अलावा ICC ने यह भी कहा है कि 2024 से 30 के बीच में प्रत्येक 2 सालों पर आपके T20 विश्व कप आयोजित किए जाएंगे और ये जो T20 वाला विश्व कप होगा इसमें आपकी टोटल 20 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो ध्यान रखिएगा 2024 से T20 विश्व कप में आपकी 20 टीमें शामिल हो रही हैं और 2027 से जो आपके पुरुषों वाला विश्व कप होगा इसमें आपके 10 की बजाय 14 टीमें शामिल होंगी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ICC की बात करते हैं तो अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, CEO है मनु साहनी और मुख्यालय आपको मिलेगा दुबई में। अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है डेविड डियोप को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज है क्या। देखिए दो में आपको अक्सर कन्फ्यूजन होती है, एक तो हमारा होता है मैन बुकर प्राइज और दूसरा हमारा होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो आपको याद रखना है कि दोनों ये जो पुरस्कार हैं बुकर फाउंडेशन के द्वारा ही दिए जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करते हैं तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है
इस व्यक्ति ने अपनी एक किताब लिखी जो कि किसी भाषा में लिखी जा सकती है अंग्रेजी को छोड़ करके। अब एक दूसरा व्यक्ति आता है जो इस पुस्तक का करता है अनुवाद, और उसके बाद में जो आपकी ये अनुवाद की हुई पुस्तक होती है उसको यूके या फिर आयरलैंड में पब्लिश किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये पुरस्कार मिलता है। यानी कि जो आपकी किताब का मेन राइटर होता है उसको तो पुरस्कार मिलता ही है, इसके अलावा जो उसका अनुवाद करता है उसको भी पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर डेविड डियोप फ्रांस के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इनकी एक पुस्तक है जो कि पहले विश्व युद्ध के दौरान जो सेनेगल के लोग शामिल हुए थे फ्रांस की तरफ से, उनके ऊपर आधारित है। नाम इसका है ऑल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो इसका ट्रांसलेट किसने किया? तो इसको ट्रांसलेट किया था अमेरिका की अन्ना मोस वॉकिस ने। किसने? अन्ना मोस वॉकिस ने। और इसके लिए इन दोनों को संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हमेशा की तरह केरल इसमें रहा है शीर्ष स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो जो हमारे यूनाइटेड नेशन के गोल हैं उनमें से 16 गोल के ऊपर इसको जारी किया गया। हमारे देश की अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जब आपका 2019 के लिए इंडेक्स आया था तो उसमें हमारा जो अंक था वह था 60, यानी कि 100 में से हमारा स्कोर था 60। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है इसमें हमारे देश का जो स्कोर है वो पहुँच चुका है 66। तो पहले तो आपको इसी के बारे में याद रखना है। अच्छा, केरल यहाँ पर रहा है टॉप पर, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरे स्थान पर रहा है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। कौन रहा? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पर रहे हैं दूसरे स्थान पर। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो पड़ोसी है यानी कि बिहार, जहाँ पर विकास पुरुष इस समय सीएम है, वो आपका इसमें रहा है 52 के साथ में सबसे निचले पायदान के ऊपर। रिपोर्ट जारी किसने किया? तो हमारे यहाँ पर जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है नीति आयोग, उसके द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने एमबी टैग को विकसित किया है? तो पंजाब में आपको मिलेगा आईआईटी रोपण, उसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है, यानी कि बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, एमबी टैग आपका है क्या? तो देखिए, जैसे जो हमारे खराब होने वाले उत्पाद हैं, यानी कि जो तापमान के कारण या फिर ज़्यादा गर्मी वगैरह में आप उनको रख देते हैं तो वे खराब हो जाते हैं, तो ये जो आपका डिवाइस होता है यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ये उस पार्टिकुलर स्थान की पिछले 90 दिनों के जो तापमान है उनको रिकॉर्ड कर सकता है। यानी कि जो आपके यहाँ पर वैक्सीन वगैरह हो गई या फिर जो हमारे शरीर के अंग होते हैं जो कि ज़्यादा गर्मी में ख़राब हो जाते हैं, उन सभी के लिए बेहतर तरीके से तापमान को ये मेजर कर सकता है। तो आईआईटी रोपण ने इसको अभी डेवलप किया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति कौन बने? तो ये है चाइना के, नाम इनका है झांग होंग। तो 21 साल की एज में ये आपके दृष्टिहीन हो गए थे, यानी कि इनकी आंखें चली गई थीं और अब ये बिना आंखों के चढ़ गए हैं एवरेस्ट के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और इस प्रकार के जो भी व्यक्ति होते हैं वे आपके लिए एक प्रकार से होते हैं इंस्पायरेशन, यानी कि यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में आंख नहीं है वह एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकता है, तो आपके पास में तो सारी चीज़ें हैं, तो आप भी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो गजब के आपके ये मोटिवेटिव व्यक्ति हैं। नाम इनका यहाँ पर है झांग होंग। तो ये चाइना के हैं, यानी कि एशिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इसके अलावा दुनिया के ये तीसरे दृष्टिहीन व्यक्ति बने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई कर ली है। और आपको याद रखना है अभी हांगकांग की सांग इन हंग का नाम, ये कौन है? तो इन्होंने अभी दुनिया में सबसे कम समय पर एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने वाली बन गई है महिला। तो इनका नाम भी आप लोग यहाँ पर रखेंगे याद। अच्छा, सबसे पहले एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने वाले दृष्टिहीन व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम है एरिक वेहनवेयर, जो कि अमेरिका के थे और इन्होंने 2001 में ही चढ़ाई कर दी थी। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं इजराइल देश के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस इतना याद किएगा कि अभी तक यहाँ के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रुवेन रिवलिन, और अब इनके स्थान पर 9 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे ये 11वें राष्ट्रपति के रूप में। इजराइल की बात करते हैं तो हमारे वेस्ट एशिया का एक देश है, राजधानी आपको जेरूसलेम में मिलेगी, मुद्रा यहाँ की है शकेल और पीएम यहाँ के है बेंजामिन नेतन्याहू। और अभी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में विवाद भी हुआ था,
आप सभी को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र में जब इसके ऊपर वोटिंग हुई थी तो भारत ने किसी भी देश का सपोर्ट यहाँ पर नहीं किया था। तो पैलेस्टीन ने अपना गुस्सा जाहिर किया है कि भारत ने हमारा सपोर्ट क्यों नहीं किया। अब वैसे गुस्सा तो आपका इजराइल भी जाहिर कर सकता था, लेकिन भारत इसमें रहा है न्यूट्रल, यानी कि हमने ना तो पैलेस्टीन का सपोर्ट किया ना ही हमने इजराइल का सपोर्ट किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पैलेस्टीन हो गया है गुस्सा, जिसको हम लोग बहुत सारे डॉलर की फ्री में मदद भी देते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र संयुक्त वैश्विक शतक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित होगा चाइना की राजधानी बीजिंग में, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। तो जो वही आपके संयुक्त राष्ट्र वाले गोल हैं, यानी कि जिनको 2030 तक अचीव करना है। इसके अलावा जो पेरिस का आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक हमारा समझौता हुआ था 2015 में, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाएगा चाइना में। अच्छा, ये आपका दूसरा है। तो याद रखिएगा जो पहला वाला हुआ था 2016 में हुआ था और वो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद में हुआ था। तो इसी साल 14 से लेकर के 16 अक्टूबर तक बीजिंग में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये है चाइना के राष्ट्रपति, जिनका नाम है सी जिनपिंग। अच्छा, चाइना में कल आपका H10N3 खोजा गया है, तो उसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जून 2021 में किस कंपनी ने परेश बीराल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किया। तो अभी आपको पता होगा कि हमारे देश में इसी साल एक आईटी एक्ट आया था और उसके अनुसार जो भी उसमें प्रावधान दिए गए थे उसको यहाँ पर कंपनियों को मानना था बहुत ही ज़्यादा जरूरी। तो यहाँ पर किसी भी सोशल मीडिया साइट ने उसको माना नहीं था। तो यहाँ पर सरकार ने ये भी कहा था कि जल्दी आप सब यहाँ पर बंद हो जाएंगे। बाद में इनको थोड़ा सा समय दिया गया कि आप इनके प्रावधानों को लागू कर दें। तो अब यहाँ पर व्हाट्सएप ने शिकायत अधिकारी के रूप में परेश बीराल को नियुक्त कर दिया है, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल इसमें जो आपका आईटी एक्ट आया था, इसमें एक निर्देश ये दिया गया था कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया साइट हैं इनको एक शिकायत अधिकारी की यहाँ पर करनी होगी नियुक्ति। और अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर आपको शिकायत करनी होती है, तो उनके पास में आप अपनी शिकायत को दर्ज करवाएंगे। 24 घंटे के अंदर इनको शिकायत को दर्ज करना होगा और अगले 15 दिनों के अंदर इस शिकायत को इन्हें निस्तारित भी करना होगा। तो अब जाकर के व्हाट्सएप ने यहाँ पर नियुक्ति कर दी है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। व्हाट्सएप की बात करते हैं तो फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी है। 2009 में इसको लॉन्च किया गया था, जबकि फेसबुक ने 2014 में इसको खरीद लिया था। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किस भारतीय को चुना गया। तो ये चुने गए हैं अमूल के एमडी RS सोढ़ी साहब, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि अमूल के इस समय एमडी हैं जिनका नाम है RS सोढ़ी और इनको अभी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में एज ए मेंबर चुना गया है। अच्छा, अमूल की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो गुजरात के आनंद में मिलेगा। 14 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और अमूल की बात हुई है तो आप ध्यान रखिएगा ये हमारे देश की दूध निर्माता एक कंपनी है और अभी विश्व दुग्ध दिवस आपके 1 जून को मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोद विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो ये हैं आपके केन्या देश के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले साल जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, वो इसके नए अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पर जो भी आपके अध्यक्ष चुने जाते हैं उनकी नियुक्ति होती है 1 सालों के लिए। तो अब जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे उनका कार्यकाल यहाँ पर समाप्त हो गया, हालांकि वो एज ए मेंबर काम करते रहेंगे 2023 तक। तो अब डॉक्टर पैट्रिक जो कि आपके केन्या के हैं उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है और अब ये 1 साल के लिए WHO का जो कार्यकारी बोर्ड है उसके रहेंगे अध्यक्ष। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष तक पेट्रोल यानी कि गैसोलीन में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो लक्ष्य है वो अब आ गया है 2023 तक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए, पिछले साल यानी कि 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो सरकार ने ये टारगेट रखा था कि 2022 तक हम लोग पेट्रोल में मिलाएंगे 10% एथेनॉल और 2030 तक हम लोग पेट्रोल में बनाएंगे 20% एथेनॉल। उसके बाद में इसी साल जनवरी महीने में सरकार ने अपना फैसला दिया बदल। सरकार ने अब कहा कि जो हमने 2030 तक का टारगेट रखा था 20% वाला, वो हम ले आएंगे 2025 में। लेकिन अब सरकार ने यहाँ पर यह घोषणा कर दी है
कि यहाँ पर जो 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा वो हम मिलाएंगे 2023 अप्रैल के महीने तक। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इस समय कितना मिलाया जाता है? तो इस समय हम लोग पेट्रोल में 7.2% आपके एथेनॉल को मिलाते हैं। एथेनॉल का मतलब क्या हो गया? तो ये हमारा एक प्रकार का अल्कोहल होता है जिसे हम लोग पीते हैं, यानी कि C2H5OH। और जो आपकी शुगर फैक्ट्री वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा जैसे मेरे बगल में एक शुगर फैक्ट्री है, तो वहाँ पर एक इसकी एथेनॉल वाली फैक्ट्री है जहाँ पर शराब वगैरह का निर्माण किया जाता है। तो ये वही आपकी पीने वाली शराब होती है। और इसको मिलाया क्यों जाता है? तो देखिए, जो हमारे ईंधन होते हैं ना, उनको जलने के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, और इथेनॉल में आपके होता है ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन है। तो इससे जो हमारा ईंधन होता है उसका दहन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, और इसीलिए हम लोग इसमें मिलाते हैं एथेनॉल को। मुख्य रूप से पेट्रोल में इसको मिलाया जाता है, तो गन्ने से हमें एथेनॉल की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो बस इतना याद रखिएगा कि 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको मनाए जाने की घोषणा हुई थी। तो साइकिल का आप लोग प्रयोग करिए, इसी के बारे में जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है, और ये होता है 3 जून को, यानी कि इस प्रश्न का सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न था कि फरवरी 2021 में जो 40वां INCA कांग्रेस है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में, यानी कि दीदी की राजधानी में। अगला प्रश्न था कि न्यायाधीश PV संजय कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये आपके बने हैं मणिपुर के। अच्छा, एक हमारे और हैं, उनका नाम है संजय यादव। क्या नाम है? संजय यादव। तो वो आपके उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज हाईकोर्ट है उसके नए मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में बने हैं। तो संजय कुमार और संजय यादव में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न था कि नरेंद्र मोदी जो कि हमारे PM हैं, उनके द्वारा किस बंदरगाह पर भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है जिसका नाम है सागरिका, इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन एयरपोर्ट पर, कोचीन का जो हमारा बंदरगाह है। और फिर था कि अस्त्र मार्क 2 क्या है? तो ये एक प्रकार की मिसाइल है जिसका परीक्षण अभी आपके फरवरी में किया गया था, और इसे DRDO के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, आज की वीडियो में आपके लिए कोई प्रश्न नहीं है। आज मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपके हिसाब से करंट अफेयर के प्रश्न आपको याद हों, या फिर आपको लगता है कि ये करंट अफेयर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसे आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। कोशिश करिएगा कि कम से कम एक प्रश्न और उसका उत्तर आप लोग नीचे लिखने का प्रयास जरूर करिए, या फिर 1 लाइनर में अपनी बात को कहने का प्रयास आप लोग करिएगा। तो ये एक नई पहल है, और उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ तक देखा होगा कुछ ना कुछ वे लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।